अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? तो इसको भी वेक्टर की प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और क्या बोला हुआ है, कैसे हैं चार्जेस प्लेस्ड। तो यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू, यहाँ प्लेस्ड है माइनस क्यू और इधर प्लेस्ड है क्यू और इधर भी है क्यू। इस तरह से तीन चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दी हुई है हमें साइड एल। बताना क्या है हमको? हर एक पर एक्ट करने वाला चार्ज, अलग अलग तीनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ क्या लगाते हैं हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम ये देखेंगे कि इस चार्ज ने, जो चार्ज है बी पर प्लेस्ड, उसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है जो ए पर प्लेस्ड है। बी ने ए पर क्या लगाया होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको एफ लिख लेते हैं। इसने भी इस पर अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट किया होगा। और क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड्स में? तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इधर चार्जेस का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर ही आएगा, इधर भी क्यू स्क्वायर ही होगा और ये डिस्टेंस भी एल है दोनों तरफ से। तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं और क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये 60 ही होगा एंगल। और फिर हमें मालूम है कि दो वेक्टर्स यदि इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हों 60 डिग्री पर इंक्लाइंड, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? रिजल्टेंट होता है कोई एक फोर्स टाइम्स √3, ऐसा हो जाएगा। और एक फोर्स कोई भी आप आराम से निकाल लें, कोई भी एक फोर्स कितना होगा वो के, पूरा पूरा लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और इसमें एडिशनली √3 और आ जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर, इसके ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स। अब इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा नेट? ये माइनस, ये है प्लस, अट्रैक्शन आएगा इधर। इसका क्या होगा? इसका रिपल्शन होगा। पर ये दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। अभी यहाँ जो हमने फाइंड किया था वो था फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट ए। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट बी। तो ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के ही होंगे और इनके बीच ये एंगल कितना होगा? 120। तो एक प्रॉपर्टी है, यदि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वो एफ के बराबर होता है और इक्वली इंक्लाइंड होता है दोनों से। तो बस यहाँ लिख लेना है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। अब इस पे निकालना है तो इसका क्या होगा? अट्रैक्शन, और इस वाले चार्ज का क्या होगा? रिपल्शन। ये तो बिल्कुल केसीसी जैसा हो गया। ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के फोर्स 120 पर इंक्लाइंड, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी एफ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ दिखा देंगे ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इजीली आंसर इसका किया जा सकता है, यानी एफ चार्ज प्लेस्ड एट सी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सी इज ऑल्सो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आसानी से प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने पर इसको आंसर किया जा सकता है। और यदि बोर्ड एग्जाम में आता है फिर आपको ये सब लिखना पड़ता है, वो आप देख लेंगे बुक में किस तरह से लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी एग्जाम्पल 1.8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude 2 times 10 raised to the power 4 Newton per Coulomb as shown in figure 1.13a। इस फिगर पर ध्यान दें, ये दो प्लेट्स दिखाई हुई हैं जिसमें से ये नीचे वाली प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज। मतलब इन प्लेट्स के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्ट कर रही है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को फॉल करता है, मतलब नीचे गिरता है। अभी नीचे क्यों गिर रहा है इसकी बात करते हैं। अभी हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के सामने, तो इसके ऊपर एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमने अभी इग्नोर कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर
इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक ओरिजिन का। ये बात हो रही है केस वन में। केस वन में जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, आगे अभी बात होने वाली है जब कोई प्रोटॉन फॉल होगा, पर अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो हमने मान लिया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये चार्ज कितना है माइनस ई। फील्ड कहाँ है ऊपर, तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा नीचे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उस फोर्स का, जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू ई मैग्नीट्यूड में, और इलेक्ट्रॉन के मास को से डिवाइड कर दें इसे, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा। ये होगा एक्सेलरेशन उसका, मतलब ये एक्सेलरेट होगा नीचे, और एक्सेलरेट होगा। और ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं फील्ड यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का मास, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यानी इसकी मोशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यदि हम यूज करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन लगा दें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो है, ये जीरो हो गया। तो टाइम कितना होगा, टाइम जो इलेक्ट्रॉन को लगेगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट टू एस, जो डिस्टेंस उसने कवर किया एस ई कर दिया मैंने उसे, एस ई टू एस ई अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ये, ऐसा आ जाएगा, इसको भी एम ई कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। ये आ गया टाइम ऑफ फॉल। ये दिया हुआ है हमें 1.5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता होता है, फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमको मालूम है, टू तो कांस्टेंट है। इस तरह ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा केस वन में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले आप देख रहे हैं ये प्लेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव, अब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, यानी फील्ड का डायरेक्शन अब रिवर्स कर दिया है। फील्ड नीचे काम कर रही है और कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज। इस फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रखा है, डायरेक्शन बदल दी है। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस, और एक प्रोटॉन अब नीचे गिरता है, प्लस ई मतलब प्रोटॉन, और हमको मालूम है प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। अब वो फोर्स कितना होगा, अब ये केस टू में बात हो रही है, ये फील्ड को रिवर्स करके बात हो रही है प्रोटॉन के नीचे गिरने की। तो कितना होगा फोर्स, फोर्स यही आएगा मैग्नीट्यूड में, तो इतना ही होगा फोर्स, प्रोटॉन पर भी काम करने वाला फोर्स इतना ही होगा मैग्नीट्यूड में। एक्सेलरेशन जरूर बदल जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये आया उसका एक्सेलरेशन प्रोटॉन का। और ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, सब कुछ चीज़ें इसमें कांस्टेंट हैं। फिर से ये इक्वेशन लगाएंगे, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, पर अब टाइम कितना होगा, अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटीज बदल जाएंगी, टू, और ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि उसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा बोला हुआ है। टाइम ऑफ फॉल हमको निकालना है, पर ऐसा बोला हुआ है कहीं कि प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, एस पी लिख दिया हमने, पर एस सी एस पी बराबर है, और यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे चार्ज प्रोटॉन का इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको ये दोनों टाइम कंप्यूट करने हैं, मतलब फाइंड करने हैं। मैं इसके आंसर्स आपको बताता हूँ, ये सब वैल्यूज डालने के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए ये टाइम निकल कर आने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ हमको मालूम है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकल कर आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, -9 सेकेंड। और प्रोटॉन के लिए ये कैलकुलेट होकर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। इस तरह आप देख रहे हैं अलग अलग टाइम लग रहे हैं, यही हमको फाइंड करना था। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अब क्या अलग बात है इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की मोशन हो रही है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने देखा था टाइम ऑफ फॉल कितना होता है, वो होता है √2h/g, जिसमें मास कहीं इंक्लूड नहीं होता।
तो यदि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में फॉल हो रहे होते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो फील्ड तो सेम होती दोनों के लिए, एक्सेलरेशन दोनों का जी होता नीचे, मासेस भले इनके अलग हैं पर दोनों को इक्वल टाइम लगता फॉल होने में। ये अलग बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर कर रखा है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी अगला क्वेश्चन 1.9, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जिनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और नेचर उनका ऑपोजिट है। यह है पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻8 कूलम और ये 10⁻⁻8 कूलम का ही नेगेटिव चार्ज। आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, इनके बीच की सेपरेशन दी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स ए बी एंड सी शोन इन फिगर। पॉइंट ए ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर निकालनी है फील्ड, यह है पॉइंट बी और यह है पॉइंट सी। तो इसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। डायपोल के जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं, हालांकि ये डायपोल है क्योंकि इक्वल ऑपोजिट चार्जेस कुछ सेपरेशन पर रखें, पर वो शॉर्ट फॉर्मूले यानी अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूले नहीं लगेंगे। आपको मालूम है वो तब लगते हैं जब आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस ए के सामने बहुत ज़्यादा होती है, और ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। अब 1 बाई 1 तीनों फील्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्टेंट फील्ड एट ए। रिजल्टेंट फील्ड एट ए, यदि ये कॉम्पिटिशन्स में आता है क्वेश्चन तो लॉजिक से इसको फटाफट सॉल्व करना है। अब ए पर इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज से, मतलब Q1 से, Q2 से निकालेंगे और उनको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इससे यहाँ फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इससे कैसी होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। दोनों फील्ड्स आएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगी। और सिमेट्री से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे और सेम डायरेक्शन में दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड उनके स्केलर एडिशन जैसी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय 1, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ए पर रिजल्टेंट फील्ड वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एज प्रोड्यूस्ड बाय 1, और एक ने कितनी प्रोड्यूस करनी है, वो करनी है KQ बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला। बस यहाँ पर वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। अब चार्ज कितना है, चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम में है, और डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगी। ये कितनी है, 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम में, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 10 की पावर्स रीअरेंज करें, -4 ऊपर गया तो कितना बचेगा, -4, -4 यहाँ बचेगा, और 9 में से वो सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10⁵, और यहाँ आ रहा है 18/25। अब इस 25 से निपटने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से 100 अलग लिख लेते हैं और 10⁻³ अलग लिखकर और इसे 25 से डिवाइड कर देते हैं। 4 बार ये कैंसिल होगा तो ये आ गया 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और इसको लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ए पर फील्ड आ गई। तो याद रख सकते हैं कि दोनों यदि कैसे हैं चार्जेस, अनलाइक चार्जेस हो तो अंदर फील्ड एडिटिव होती है। तो अलग अलग दोनों से फील्ड फाइंड की और उनको हमने ऐड कर दिया, वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। तो ये आ गई रिजल्टेंट फील्ड एट ए। अब बी पर फील्ड निकालनी है मान लो, तो बी कहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज से है वो 0.05 मीटर पर। अब इससे यहाँ फील्ड कैसी होगी, इससे फील्ड होगी अवे, इससे फील्ड होगी अवे पॉजिटिव चार्ज से, इसको मैं लिखता हूँ E+। और इससे कैसी होगी, इससे होगी टूवर्ड्स यानी E-। अब ये फिर से फील्ड्स फाइंड करेंगे, दोनों देखेंगे कौन सी इसमें से लार्जर है, क्योंकि ये हैं कैसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट आएगा
लार्जर वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड में लार्जर है वो माइनस जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में स्मॉलर है इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर। तो अब निकाल रहे हैं फील्ड एट बी, फील्ड एट बी, ई बी फाइंड कर रहे हैं। तो ई बी फाइंड करने के लिए पहले निकालता हूं मैं ई प्लस उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिख ही रही है, के क्यू अपॉन चार्ज तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, और ये स्केलर फॉर्मूला है तो क्यू को साइन के साथ में नहीं डालना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर सॉरी ये 0.05 पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस इसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, ये आ गया ई प्लस। अब ई माइनस निकालता हूं मैं मैग्नीट्यूड में, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, तो कितनी हो गई है 0.05 0.05 और 0.05, यानी ये हो जाएगी 0.15 0.15 मीटर, यानी 15 इंटू 10⁻² स्क्वायर, ऐसी हो जाएगी। अब इसमें से लार्जर मैग्नीट्यूड वाली कौन सी दिख रही है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 टाइम्स 10⁻², जबकि इसमें 15 इंटू 10⁻² स्क्वायर, मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट आएगा बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी की डायरेक्शन में वो होगा। तो बड़ी फील्ड कौन सी है, पॉजिटिव, यानी रिजल्टेंट फील्ड आएगी अवे जो ये ब्लू से दिखाया हुआ है। तो के क्यू ये बाहर, उसके अलावा बहुत सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, 5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, ये सब कुछ बाहर कर दिया मैंने। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 1/9, 1/9 बचेगा, यानी के 9 इंटू 10⁻⁹, फिर चार्ज -8, फिर ये हुआ 25 इंटू 10⁻⁻4, और इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 8/9, 8/9। तो ये 9 से ये 9 तो कैंसिल आउट हो गया, अब बच गया 10 का पावर्स, तो 10⁻⁻4 ऊपर ले गए, तो ये बना -4, ये -4 कर देंगे तो 10⁻5, तो 8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 अपॉन 25, तो ये 4 बार कटेगा तो आएगा 32, 32 इंटू 10⁻3, यानी 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ये होनी चाहिए फील्ड यहाँ पर बी पर। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अब इसी तरह अब सी पर फील्ड फाइंड करेंगे, तो सी पर फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको फिर से वेक्टर एडिशन करना है, दोनों फील्ड्स का अलग अलग फील्ड फाइंड करके उनको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर आप सिमेट्री लगा सकते हैं, इससे यहाँ फील्ड कैसी होगी, अवे ये दिखाई हुई है E1C, मतलब 1 ने जो सी पर प्रोड्यूस की, और ये दिखाई हुई है E2C, क्या इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डिस्टेंसेस भी सेम है, और फिर दो इक्वल वेक्टर्स किस एंगल पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना होगा, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से सोचें, ये 60, ये 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 0.1 0.1 0.1, ये दोनों 60, यानी ये एंगल है 120। और एक वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि दो इक्वल वेक्टर्स यदि 120 पर इंक्लाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट होता है किसी एक के बराबर, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में 120 का आधा, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स से रिजल्टेंट इक्वली इंक्लाइंड होता है, यानी ये एंगल भी आपको पूछे तो आप आराम से बतला सकते हो कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये जो रिजल्टेंट फील्ड दिखाई हुई है ब्लू से, ये दोनों ही फील्ड से इक्वली इंक्लाइंड होगी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, या ये कह सकते हैं कि ये 60 है, ये 60 है, तो ये इससे पैरेलल है, और P की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो P से एंटी पैरेलल, ऐसा भी बोला जा सकता है, एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर, P वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब E कितना होगा, तो एक किसी से प्रोड्यूस्ड फील्ड यानी के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, अब के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 10⁻⁻8, और ये डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस ये होगी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻2 यहाँ आ जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये कितना हुआ 10, और ये ऊपर जाएगा तो उसको 10⁻³ बना देगा। तो ये हो गई रिजल्टेंट फील्ड एट सी, रिजल्टेंट फील्ड एट सी, ई सी। ये तीनों पॉइंट्स पर इस तरह फील्ड फाइंड कर लेते हैं हम। अब एग्जाम में इसको आपको डिस्क्राइब भी करना होता है। ये तो हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह सॉल्व करें, कंपटीशन में आएगा तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा जल्दी, और बोर्ड एग्जाम में आपको फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन एग्जांपल 1.10, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge as shown in figure A, and in B a point charge Q, a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole as shown in figure B। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक डायपोल की बात हो रही है, जिसके चार्जेस कितने हैं, चार्जेस हैं इसके प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, इस तरफ रखा हुआ है ये -10 माइक्रोकूलम, इधर रखा हुआ है ये +10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की सेपरेशन दी हुई है, कितनी है वो 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पहले केस में वो कितनी दूर है, वो है 15 सेंटीमीटर, ये होता है आर, 15 सेंटीमीटर होता है आर, और इनके बीच की जो सेपरेशन है उसे हम 2a से डिनोट करते हैं, और फिर r और a को कंपेयर करते हैं। अब r इसमें कितना है 15 सेंटीमीटर, और a कितना होगा, a मतलब हाफ लेंथ, डायपोल की हाफ लेंथ, ये पूरी लेंथ दी हुई है, तो ये है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये बहुत ज्यादा है इससे, और बहुत ज्यादा है मतलब ये डायपोल कैसा है, ये डायपोल है शॉर्ट डायपोल, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए एक बात। दूसरी बात ये कि इस डायपोल का P यानी डायपोल मोमेंट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है डायपोल की, एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन में फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होता है 1/4πε0 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, पैरेलल टू p, ये उसकी डायरेक्शन होती है, पैरेलल टू p। पर शॉर्ट डायपोल के लिए, जैसा कि यहां हो गया, ये डायपोल कैसा हो गया, शॉर्ट डायपोल, मतलब इफ r इज टू मच ग्रेटर देन a, तब फिर हम क्या करते हैं, इस a को इग्नोर करते हैं, आर स्क्वायर में से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इग्नोर करेंगे, होगा r4, एक r कैंसिल होकर डायरेक्टली हमको फॉर्मूला ये लगाना है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r³, बस ये फॉर्मूला लगाना है। अब आगे तो सॉल्विंग है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, पैरेलल टू p जो यहाँ ब्लू से दिखाया हुआ है। अब 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, फिर 2 इंटू p कितना होगा इसका, p मतलब डायपोल मोमेंट, वन ऑफ द चार्जेस 10, कितना दिया हुआ है वो 10⁻, कितने चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, ये एक कोई चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है 5 mm, तो इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, ये सब कुछ आएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस कितनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ओर से, वो है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मीटर बनाकर उसका करना पड़ेगा हमको क्यूब, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये सब आप जब मेहनत करेंगे इतनी, उसके बाद ये आने वाला है 2.667, पर आपको याद क्या रखना है कि पहले चेक लगा लेना कि वो शॉर्ट डायपोल तो नहीं है, और यदि शॉर्ट डायपोल है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाकर
और उसका आंसर फाइंड करेंगे। 2.667 इंटू 10⁵ 5 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन पैरेलल टू पी। अब ये कौन सी पोजीशन है उसकी, तो यह है इक्विटोरियल पोजीशन उसी डायपोल के लिए जिसके चार्जेस -10 +10 माइक्रो कूलम है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर अवे। और ये तो चेक लग ही चुका है क्योंकि ये डिस्टेंस आर के सामने बहुत ज्यादा है और ये पोजीशन क्या है, इक्विटोरियल। तो मैं कंप्लीट फॉर्मूला उसका बताता हूँ इक्विटोरियल का। इक्विटोरियल क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल मतलब यदि R बहुत ज्यादा है A के सामने तो फिर लगाएंगे शॉर्ट फॉर्मूला और E इक्विटोरियल होता है फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। अब इस केस में दोनों बार R तो यही लिया है सेम 15। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फील्ड कैसी है, इस फील्ड से कैसी है, आधी है। तो यदि हमको एक्सियल वाली मिल चुकी है, एक्सियल वाली मिल चुकी है तो उसे 2 से सिर्फ डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ही आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.335। वैल्यूज वगैरह डालकर जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.335 इंटू 10⁻, बस 2 से डिवाइड ही करना था, ये मिल जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जैसा इसमें हमने देखा था पैरेलल टू पी, इस वाले केस में ये होती है एंटी पैरेलल टू पी, ये दिखाया हुआ है। ऐसी होगी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू पी, एंटी पैरेलल टू पी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं और ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है, बुक में से भी आप पढ़ ही रहे होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex equals to alpha x to the power half, Ey Ez equals to 0, in which alpha is 800 Newton per coulomb meter power half. Calculate part A, the flux through the cube, part B, the charge within the cube. Assume that A equals to 0.1 मीटर। हमको बताई हुई है यहाँ फील्ड x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये फील्ड Ex equals to अल्फा x to the power half, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट फील्ड है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है फील्ड। Ey Ez में फील्ड 0 है, फिर हमको एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड है 0.1 मीटर, उसकी पोजीशन हमको दी हुई है, हमको बताना है इस क्यूब से लिंक फ्लक्स और चार्ज विद इन द क्यूब। तो इसके लिए हमको फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा इस क्यूब के अलग अलग फेसेस से। हर फेस की लोकेशन पर फील्ड फाइंड करेंगे, उस फेस का एरिया और फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच एंगल निकाल कर उसका ले लेंगे कोसाइन, और फिर 6 फेसेस से जो फ्लक्स आएंगे उन सबको साइन के साथ एड अप करके नेट फ्लक्स मिलेगा। अब क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, उनमें से यदि आप इसकी बात करेंगे फेस 1 फेस 2 की, जैसे क्यूबिकल रूम आप सपोज करें, इमेजिन करें, तो ये उसका रूफ है और ये है उसका फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर। फील्ड कहाँ काम कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका यदि आपको फ्लक्स चाहिए तो आप इसकी लोकेशन पर फील्ड फाइंड करेंगे, एरिया तो ए स्क्वायर है ही, और इस पर ड्रॉप करेंगे नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, यही एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल हो जाएगा 90, cos 90 होता है 0, यानी इस फेस 1 का फ्लक्स तो होगा 0। ठीक इसी तरह फेस 2 का भी, उस पर नॉर्मल ड्रॉन ऐसा होगा, वो भी एंगल 90 ही फॉर्म करेगा, यानी इन दोनों फेसेस के फ्लक्स तो हो गए 0। इसी तरह ये जो फेस दिख रहा है सामने वाला और वो जो पीछे वाला है, जैसे सामने वाले का फ्लक्स निकालना है तो ऐसा आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, एंगल कितना बनेगा 90, फिर से इसका फ्लक्स 0, उस पीछे वाले का फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, यानी 4 फेसेस के फ्लक्स तो हैं 0। नॉन 0 होंगे सिर्फ इनके लिए, ये जो ब्लू से दिखाए हुए दोनों फेसेस हैं, इन दोनों के लिए फ्लक्स फाइंड करके बस हमको उन्हें वेक्टोरिकली ऐड करना है। जैसे इसका फ्लक्स निकालना है हमको फेस 1 का, तो इसकी लोकेशन पर फील्ड कितनी है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए, उसकी साइड है ए, यानी ये फेस लोकेटेड है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट या उसकी पोजीशन है 2a, वो यहां सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो अल्फा अल्फा फिर 2a टू दी पावर हाफ, ये होगी फील्ड इस लोकेशन पर।
ई आ गया। अब एरिया वेक्टर, एरिया कितना होगा, एरिया तो होगा ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का फेस होता है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। और कॉस थीटा में थीटा होगा 0, कॉस 0 होता है 1, यानी यही है फ्लक्स लिंक्ड विथ फेस 1। फेस 1 का ये फ्लक्स आ गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, अल्फा इंटू 2⁻½ और ए हाफ और ए स्क्वायर ये मिलकर हो जाएंगे a5/2। इस तरह ये आ गया फ्लक्स लिंक विद फेस 1। फेस 2 का फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो φ2 वो कितना होगा, अल्फा आएगा। फिर इसकी लोकेशन क्या है, ए, तो अल्फा a⁻½ ये आएगा। फिर एरिया नॉर्मल ड्रॉन, ये दिखाया हुआ है यहाँ, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, फील के साथ एंगल कितना 180, कॉस 180 होता है -1, तो यह माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा फ्लक्स। इसका कितना हुआ, ये माइनस अल्फा a⁵ इस तरह सिर्फ दो फेसेस से हमको फ्लक्स नॉन जीरो मिले, बस इनको हमें ऐड अप कर देना है तो नेट फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो ये माइनस साइन के साथ में और ये है प्लस साइन के साथ, अल्फा 5/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा √2, √2 मतलब √2 -1 टाइम्स अल्फा, अल्फा कितना है 800 और ए कितना है, ए है 0.1 यानी 1/10, 1/10 5/2, 5/2। और यदि ऐसा लिखें इसे 10⁵ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √10 की पावर 5, √10⁵ ऐसा हो जाएगा ये। और √2 होता है 1.414, तो 0.414 ये बचा, फिर 800, फिर नीचे √10 को यदि 5 बार मल्टीप्लाई करें तो √10 बनेगा, फिर एक 10 आएगा, वो 100 बन जाएगा, और एक बस √10 बचा रह जाएगा यहाँ पर। ये दो जीरोज इससे कैंसिल, अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया है। और अब ये √10 के लिए ये याद रख सकते हैं कि पाई स्क्वायर यदि होता है 10 नियरली, तो √10 कितना होगा, √10 होगा √10 होगा पाई के बराबर, और पाई कितना होता है 3.142। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका इस तरह आसान हो सकता है, 0.414 इंटू 8/3.142। कैलकुलेटर क्योंकि यूज नहीं करना होता हमको, तो ये सब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 1.048 SI यूनिट्स में। SI यूनिट्स में मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम में, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द चार्ज विद इन द क्यूब, तो हमको अब गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगी, गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगी। पार्ट बी के लिए क्या जानते हो आप कि नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का या क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस का, गॉसियन सरफेस का, वो कितना होता है Qn/ε0। अब आपको फाई की वैल्यू वहां से मिल गई है, Qn के लिए बस आपको वो जो फ्लक्स आया है उसमें ε0 का मल्टीप्लाई करना है। ε0 कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये जो आया है 1.048, तो कूलम में आपको ये चार्ज मिल जाएगा कैलकुलेट होकर। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 9.2748 टाइम्स, बस मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपको, इंटू 10⁻⁻12, ये आएगा कूलम में चार्ज। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल 1.12, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I cap Newton per coulomb for x greater than 0 and E equals to minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at origin and its axis along x-axis, so that one face is at x equals to plus 10 centimeter and the other is at minus 10 centimeter.
फिगर में ये सब शो किया हुआ है। तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये है ओरिजिन, और इस सिलेंडर की बात हुई है जिसकी लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, और फील्ड के बारे में ये बोला है कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव एक्स में एक यूनिफॉर्म फील्ड एक्ट कर रही है 200 न्यूटन पर कूलम की, उसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स। और एक्स लेस देन 0 के लिए, मतलब एक्स की नेगेटिव साइड में 200 न्यूटन पर कूलम है मैग्नीट्यूड, ये माइनस आया है डायरेक्शन के लिए, मतलब माइनस आई कैप, यानी एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में ये फील्ड एक्ट कर रही है। हमको बताना क्या है पार्ट ए में, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। अब इसमें से फ्लैट फेसेस कौन से हैं, एक तो ये है फ्लैट फेस और एक ये है। अब इसका जब फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पर फील्ड कितनी है, तो यहाँ फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम की मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो बोला ही है कि वो पॉजिटिव एक्स में है, तो ये हो गई फील्ड। और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे ई ए कॉस थीटा, फील्ड 200 ये आएगी, फिर एरिया कितना होगा इसका, तो क्या दे रखा है हमें, रेडियस दे रखा है सिलेंडर का, राइट, सर्कुलर सिलेंडर है, और उसके बेस का हमको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या क्या आएगा यहाँ, पाई आएगा, फिर आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर्ड, ये सब कुछ आएगा यहाँ। ये हुआ एरिया ई ए, और फिर कॉस थीटा तो कितना हो गया है, 1 हो गया है, नॉर्मल ड्रॉन ये है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, एंगल उनके बीच 0 है, तो बस इसको कैलकुलेट आपको कर देना, आसान सा सवाल है। तो क्या होगा 3.142, ये पाई का वैल्यू हुआ, फिर ये होगा 25, ये हो जाएगा 50, और 2 जीरोज आएंगे, और ये होगा 10⁻⁻4, तो ये जीरोज भी कैंसिल होकर, इसको आप चाहो तो 0.5 लिखकर हाफ लिख सकते हो, और हाफ यदि कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये 1.57, 1.57 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये होगा फ्लक्स लिंक्ड विद दिस, क्या बोला था यहाँ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो पहले फ्लैट फेस से ये होगा फ्लक्स। अब यदि फेस 2 की बात करें, इसका फ्लक्स निकालें, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, फील्ड कहाँ लगी हुई है, इधर ही लगी हुई है फील्ड, कितनी है वो 200 न्यूटन पर कूलम, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एरिया का ये है, फील्ड का ये है, एंगल फिर कितना हुआ 0, एरिया अभी भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, जो पहले पार्ट के लिए निकाला हमने इस फ्लैट फेस के लिए, यानी सब कुछ ऐसा ही होना है, कोई भी फर्क नहीं आएगा ना, इसका भी आंसर कितना होगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो इसका भी आंसर वही है, यही हमसे पूछा था, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब साइड ऑफ सिलेंडर के लिए यदि हम यहाँ एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करें, ds, एरिया ds, तो नॉर्मल ड्रॉन, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, फील्ड चाहे इस हाफ के लिए या इस हाफ के लिए, किसी के लिए भी फील्ड कैसी होगी, एरिया से परपेंडिकुलर, यानी कॉस थीटा में थीटा आएगा 90, तो एलिमेंट के लिए यदि फ्लक्स 0 आएगा तो पूरे कर्ड सरफेस के लिए भी उसे 0 आना है, यानी सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा 0, पार्ट बी का आंसर हो जाएगा 0। फिर तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब सिलेंडर से कितना फ्लक्स है आउटवर्ड, तो उसके लिए हमको इन दोनों को ऐड करना है। फ्लक्स हमने फाइंड किया था इस फ्लैट फेस के लिए φ1, फिर φ2 इस पहले फ्लैट फेस के लिए, और तीसरा होगा कट सरफेस के लिए, कट सरफेस के लिए 0 आया है, φ1 φ2 कितने आए हैं 1.57, 1.57 एडअप होकर 3.14 हो जाएगा, वो 3.14, फिर से यूनिट तो वही आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, उसके लिए गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी पार्ट डी के लिए, क्या जानते हैं आप,
कि नेट फ्लक्स होता है चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको फाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये जो नेट फ्लक्स निकल कर आया है हमारे पास में, बस उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। नेट फ्लक्स कितना है? 3.14। तो आंसर आपको मिलने वाला है 2.779 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ये पार्ट डी का आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13, an early model for an atom considered it to have a positive charge point nucleus of charge Zi surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance small r from the nucleus? तो अर्ली मॉडल की बात हो रही है, एटॉमिक मॉडल है। पहला सब मानते थे कि सेंटर पर होता है पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना प्लस जेडी, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज कैपिटल आर रेडियस, जो एटम की रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर से बोलता हूं मैं, यहां पर न्यूक्लियस सपोज करते थे सेंटर में, जहां जिसके ऊपर चार्ज होता था प्लस जेडी और माइनस जेडी, क्योंकि एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13, an early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge plus Zi surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius capital R. ये दिखाया हुआ है ये एटम, और ये बात हो रही है अर्ली मॉडल फॉर एन एटम की। तो पहले ही मानते थे कि सेंटर पर प्रेजेंट होता है पॉइंट न्यूक्लियस जिसका चार्ज होता है प्लस जेडी, और उतना ही नेगेटिव चार्ज उस एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब जो एटम की रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इस मॉडल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसे गॉस थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आर रेडियस के स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितनी है ये डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी? तो कितना चार्ज माइनस जेड चार्ज किस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो ये होगी -3 ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम फाइंड करेंगे पहले फील्ड किसी इनसाइड पॉइंट पर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट पर यह है स्मॉल आर, सेंटर से या न्यूक्लियस से डिस्टेंस। जो ग्रीन से बनाया है यह है गॉसियन सरफेस। मैंने सपोज कर लिया गॉसियन सरफेस, आर रेडियस का एक स्फीयर, और इसके लिए हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो यहां मैं फील्ड मान लेता हूं कि E है। अब सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड E ही होगा, और उसकी डायरेक्शन हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, पर वो डायरेक्शन होगी यूनिक। तो मैंने मान लिया कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में। फिर यहां लेंगे एक एलिमेंट्री एरिया ds, तो ds का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो यहाँ एलिमेंट्री फील्ड या फील्ड है E, एलिमेंट्री एरिया है ds, तो एलिमेंट्री फ्लक्स कितना होगा? E ds cos 0। तो एलिमेंट्री फ्लक्स हुआ E ds, तो E ds लेंगे और उसे फिर उसका लेंगे सरफेस इंटीग्रल, ओवर द सरफेस इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस गॉसियन सरफेस के लिए, और इसे इक्वेट करेंगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है। अब कितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम यहां फाइंड करते हैं। तो सेंटर पर तो प्लस ZE है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल अब इस वॉल्यूम में हमको कंसिडर करना है, क्योंकि हमारी ये है गॉसियन सरफेस। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है? यूनिट वॉल्यूम में है 3 ZE अपॉन
4 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसमें इस वॉल्यूम का कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये वॉल्यूम कितना है, यह है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये 4 पाई कैंसिल आउट होकर 3 भी कैंसिल हो गया, जेड ई आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है टोटल पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ प्रेजेंट था, और ये निकाला हमने इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। जेड ई करते हैं बाहर, तो 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये होगा चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ हम गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, नेट फ्लक्स होता है चार्ज जो अंदर प्रेजेंट है, तो कितना वो जेड ई टाइम्स 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये होगा, और इसे डिवाइड करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। और इस तरफ क्या होगा, फील्ड क्योंकि मैग्नीट्यूड में सब दूर एक है, सेम है, तो ई आएगा बाहर इंटीग्रल से ds मिलकर इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, यानी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां से हमको इनसाइड फील्ड मिल जाएगी, ई इन लिख देता हूं मैं उसको, इस एटम के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड ई इन, तो कितनी होगी वो, तो बस ये सब कुछ यहां लिखना है, 4 पाई, यहां लाता हूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ डिनोमिनेटर वाला, और डिनोमिनेटर में स्मॉल आर स्क्वायर भी आना है, तो जेड ई, और क्या बच रहा है 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ आएगा और ये स्मॉल आर स्क्वायर का अंदर अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, और क्या आएगा अंदर 1 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, यहाँ एक आर बचेगा बस, तो आर अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगी फील्ड किसी इनसाइड पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में। तो ये हमने फाइंड किया गॉस थ्योरम से। अब हमको मान लो यहां फाइंड करना है बाहर आउटसाइड पॉइंट पर, अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कहीं बाहर यदि फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस ये होगी अब हमारी गॉसियन सरफेस, स्मॉल आर रेडियस का ये स्फीयर, तो एलिमेंट्री फ्लक्स फिर से ई ds होगा, सिमेट्री से हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो बाहर आएगा, और फिर गॉसियन सरफेस का ये एरिया ई इंटू, मतलब ये सब कुछ वही रहना है सेम, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने फ्लक्स निकाला, और इसे इक्वेट करना है इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज, तो इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके अंदर तो पूरा चार्ज प्रेजेंट है, और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब फील्ड कितनी आएगी 0। तो इस एटॉमिक मॉडल के हिसाब से आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 मिलेगी। सरफेस पर यदि फाइंड करना है तो आप यहां पर इस वाले फॉर्मूले में सरफेस के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप सब्सटीट्यूट कर लेंगे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डालेंगे, तो क्या आएगा, किसी पॉइंट पर जो सरफेस पर प्रेजेंट है स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, जेड ई आएगा, और क्या आएगा 1 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, जब आप डालेंगे कैपिटल आर तो ये भी 1/r स्क्वायर बनकर सरफेस पर भी फील्ड कितनी मिलेगी, तो ई सरफेस इज ऑल्सो 0, सरफेस पर फील्ड 0, बाहर 0, अंदर कुछ नॉन 0 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।